लो फिर आ गए हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर लेके। और आज की आपके लिए बहुत गुड न्यूज़ ये है कि भाई 10th और 12th आरबीएससी ने भी अपने एग्जाम्स क्या कर दिए, रद्द कर दिए आरबीएससी बोर्ड ने। तो ये बच्चों के लिए एक तरह से बहुत ही अच्छी खबर है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ना चाहते थे और टॉप करना चाहते थे, उनके लिए हम कह सकते हैं कुछ दुख भरी खबर है। बहुत अफसोस हुआ उनके लिए ये सुनकर, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, ये तो चलिए कोरोना का टाइम पीरियड है और इसमें ये सब चलता रहेगा। और उम्मीद करते हैं नेक्स्ट ईयर के बच्चे जो हैं, हमारा ये जो बैच जिसको हम अभी पढ़ा रहे हैं, ये बैच भी हमारा इसी तरह प्रमोट ना हो, ये पूरा एग्जाम देके प्रमोट हो। हम ऐसी उम्मीद करते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। दुआ है हमारी ऊपर वालों से। चलिए इसी के साथ बेटा स्टार्ट करते हैं। मैं अभिषेक खंडेलवाल एक्मे इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग पे आपका वेलकम करता हूं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 2 का मतलब इससे पहले जो पार्ट 1 था उसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज कंप्लीट कर लिया, पूरा एकदम खत्म हो चुका है। उसमें कोई सवाल नहीं है कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। एक एक टॉपिक आपको विद नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड करवाया है बेटा, ठीक है। नोट्स के साथ मैंने सारी चीजें आपको दी है। तो आज हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम क्या है, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है बेटा। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज में हम क्या पढ़ेंगे, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं। इट वॉज बिलीव्ड दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। एज अ रिजल्ट ह्यूमन बींग्स यूज देम इनडिस्क्रिमिनेटली एंड दिस हैज लेड टू फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स। ऐसा माना जाता है, ऐसा लोग कहते हैं कि संसाधन जो हैं वो उनको मुफ्त में मिले हैं। कहां से? प्रकृति से, ठीक है। रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। इसका मतलब क्या है, जो ह्यूमन बीइंग है वो उन रिसोर्सेज को इनडिस्क्रिमिनेटली मीन्स एक तरह से अंधाधुंध तरीके से उन रिसोर्सेज को यूज करेगा, है ना। ऐसा ह्यूमन बीइंग करेगा। और वो क्या करेगा, रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन करेगा, शोषण करेगा, उनको नष्ट करेगा, उनको उपयोग करने की बजाय उनको खत्म करेगा। तो अगर ऐसा होने लग गया, अगर संसाधन बेटा खत्म होने लग गए, नष्ट होने लग गए, तो समझिए हमारे सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने आके खड़ी हो जाएगी। और ये प्रॉब्लम्स क्या है, ये प्रॉब्लम्स क्या है, हमें इन्हें समझना होगा। तो इन प्रॉब्लम्स की अगर मैं बात करता हूं तो इनका डिस्कशन मैंने यहाँ पे नोट्स में कर रखा है। देखिए क्या है बेटा, पहली प्रॉब्लम क्या है, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज लेड टू सेटिस्फाई द ग्रीड ऑफ इंडिविजुअल्स, सॉरी, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट अपना क्या है, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज का क्या हो रहा है, घटना, डिप्लीशन। रिसोर्स क्या हो रहे हैं बेटा, डिक्रीज हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कुछ लोगों का लालच जो है ना, उनकी जो ग्रीड है उसको पूरा करने के लिए, उसको सेटिस्फाई करने के लिए। डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई द ग्रीड ऑफ इंडिविजुअल्स। कुछ लोगों के लालच को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज का शोषण किया जा रहा है। तो ये तो गलत है भाई। अगर हम रिसोर्सेज को आज नहीं बचाते तो फ्यूचर जनरेशन के लिए हमारे पास क्या बचेगा। आप समझिए, एग्जाम्पल लेके समझिए कि अगर आप आज के समय सारा पानी पी जाते हो, अगर आप आज के समय धरती का सारा पानी पी जाते हो, तो कल सुबह उठ के क्या बचेगा हमारे पास? कुछ नहीं बचेगा। कल सुबह मेरे लिए, आपके लिए, किसी के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो हमें क्या करना है, हमें रिसोर्सेज को बचा के रखना है, ठीक है। हमें कुछ लोगों के, कुछ सिलेक्टेड लोगों के लालच के लिए, कुछ अमीर लोगों के लालच के लिए रिसोर्सेज का शोषण नहीं करना। नेक्स्ट बात करता हूं, सेकंड पॉइंट है एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स which divide the society into two segments। मतलब एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, एक्यूमुलेशन का मतलब होता है इकट्ठा होना, जमा होना। तो क्या होता है बेटा, रिसोर्सेज जो होते हैं वो कुछ लोगों के हाथ में क्या होते हैं, जमा हो जाते हैं। मीन्स कि जो लोग अमीर होते हैं बेटा वो रिसोर्सेज का पूरे तरीके से इस्तेमाल करते हैं, और जो लोग पुअर होते हैं वो रिसोर्सेज को सही तरीके से, संसाधनों को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि मेनली क्या होता है बेटा, आज के समय अगर हम बात करें तो ज़्यादातर रिसोर्सेज पैसे से खरीदे जाते हैं, मनी से खरीदे जाते हैं, ठीक है। तो अगर इसमें मैं बात करूं बेटा, तो जब रिसोर्सेज कुछ लोगों के हाथ में आ जाते हैं, अगर आपके हाथ में संसाधन है, कुछ रिसोर्सेज आपके पास हैं, तो डेफिनेटली आप सोसाइटी में सबसे अमीर पर्सन माने जाओगे, ठीक है। और अगर आपके हाथ में रिसोर्सेज नहीं है तो डेफिनेटली आप सोसाइटी में सबसे पुअर पर्सन माने जाओगे। तो बेसिकली क्या होता है बेटा, रिसोर्सेज का एक जगह इकट्ठा होना, किसी एक आदमी के हाथ में होना, वो उस पर्सन को रिच बनाता है।
ठीक है। तो हम यहाँ से क्या समझे कि रिसोर्सेज की वजह से ही सोसाइटी जो है वो दो सेगमेंट में डिवाइड हो रही है, एक रिच और एक पुअर। तो जो रिच लोग हैं उनके पास ज़्यादा रिसोर्स होंगे और जो पुअर हैं उनके पास कम रिसोर्स होंगे, ठीक है। और इसको अगर आप दूसरे तरीके से भी समझो बेटा, तो मैं यहाँ आपको बताता हूँ। अपनी सोसाइटी में देखो 20% लोग जो हैं वो रिच हैं और 80% जो हैं वो पुअर हैं, ठीक है। मतलब रिच की पॉपुलेशन कम है और पुअर लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है। बट इसके बावजूद भी, इतना कुछ होने के बावजूद भी, ये जो रिच लोग हैं ये 80% रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं और जो पुअर हैं वो 20% रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं। तो इस चीज़ से हमें पता चलता है कि ये एक तरह से नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, रिच और पुअर के बीच में रिसोर्सेज का नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसकी वजह से सोसाइटी में इस तरह के गैप जो हैं, इनकम गैप जिसको हम कहते हैं, वो बने रहते हैं। और ये आने वाले टाइम में, टाइम के साथ ये गैप क्या होते हैं बेटा, इंक्रीज होने लगते हैं, ठीक है। तो जो सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, थर्ड पॉइंट है अपना, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। मीन्स कि हम रिसोर्सेज का अगर ज़्यादा से ज़्यादा शोषण करेंगे, अगर हम रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा शोषण करेंगे तो विश्व में इकोलॉजिकल क्राइसिस आ जाएगी। इट मीन्स कि इन्वायरमेंट में डिसबैलेंस की स्थिति पैदा हो जाएगी, है ना। कि हम ये कह सकते हैं कि आज के समय अगर हम बात करें तो थोड़ा बैलेंसिंग है, ठीक है बेटा, रिसोर्सेज में। तो बेटा ये कुछ आपके पास 3 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं मेजर प्रॉब्लम्स के, ठीक है। तो वापस से एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ जिससे आपको इजीली समझ आ जाए। ये आपके सामने लिखे हुए हैं, आप इनको नोट भी कर सकते हो पॉज करके। फर्स्ट पॉइंट है डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई द ग्रीड ऑफ इंडिविजुअल्स। मीन्स रिसोर्सेज क्या होते हैं, डिप्लीट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ लोग हैं जो अपने लालच के लिए रिसोर्सेज का शोषण कर रहे हैं, एक तरह से उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स विच डिवाइड द सोसाइटी इनटू 2 सेगमेंट्स। मतलब रिसोर्सेज को हम कुछ गिनती के लोगों के हाथों में रिसोर्स जो होते हैं वो इकट्ठा होते हैं। इससे क्या होता है, सोसाइटी जो है वो 2 सेगमेंट्स में बढ़ जाती है। एक सेगमेंट होता है रिच और दूसरा होता है पुअर, ठीक है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। मतलब रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा शोषण होगा उतना ही अपने इन्वायरमेंट के अंदर डिसबैलेंस की स्थिति पैदा हो जाती है, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट में जैसे पॉल्यूशन की स्थिति आ जाती है, या फिर जैसे हमें देखो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए जिससे रेनफॉल होती रहे। अगर हम पेड़ काटेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, डिफॉरेस्टेशन करेंगे, तो इससे रेनफॉल जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये एक तरह से डिसबैलेंस की स्थिति है, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन अपने रिसोर्सेज के मतलब एक्सप्लॉयटेशन की वजह से बनती है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट ना करें, उन्हें बहुत ही स्मार्ट मैनर में और प्लानिंग करके उनको यूज़ किया जाए, ठीक है बेटा। ये नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, सतत विकास। सतत विकास मीन्स क्या है बेटा, एक तरह से देखिए, हम आज के समय में जो भी रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उनको अगर मैं डायरेक्ट मैनर में, मैं सीधे सीधे बात करूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो मैं यही कहूँगा कि हम रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर रहे, हम रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, ठीक है। और हमें इस चीज़ को कम करना होगा। अगर हम रिसोर्सेज को इसी तरह यूज़ करते रहे, अगर हम इसी तरह रिसोर्सेज का, संसाधनों का शोषण करते रहे, एक्सप्लॉयटेशन करते रहे, तो आने वाले टाइम में अर्थ जो है, अपनी धरती जो है, पृथ्वी जो है, ये डेंजर में आ जाएगी बेटा। इसलिए हमें रिसोर्सेज को बहुत समझ के साथ और बहुत सही तरीके से इस्तेमाल करना ज़रूरी है। और रिसोर्सेज का इस्तेमाल किस तरह हो, रिसोर्सेज को यूज़ किस तरह किया जाए, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या आया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके ऊपर आज के समय में वर्ल्ड की मैक्सिमम कंट्रीज जो हैं वो फोकस कर रही हैं। अब ये समझे पहले कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट है जिसमें हम नेचर को नुकसान पहुंचाए बिना डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है। नेचर के साथ खिलवाड़ किए बिना डेवलपमेंट करते हैं और
हम जब डेवलपमेंट करते हैं तो हम फ्यूचर जनरेशन जो है, हमारी आने वाली जो जनरेशन है, उनकी नीड्स को भी अपने माइंड में रखते हैं, उनकी नीड्स को भी ध्यान में रखते हैं। बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए, उनकी नीड्स से, उनकी ज़रूरतों से बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए जो डेवलपमेंट होगा उसे कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसकी एक डेफिनेशन, कंप्लीट डेफिनेशन आपके सामने बन जाएगी। आप देख सकते हैं, इट इज़ अ टाइप ऑफ डेवलपमेंट विदाउट कॉजिंग हार्म टू नेचुरल रिसोर्सेज अलॉन्ग विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। मतलब एक ऐसा डेवलपमेंट जिसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज या फिर ये कह लो नेचर को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है, नेचर को हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और दूसरी चीज, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन, मतलब जो फ्यूचर जनरेशन है उनकी नीड्स से, उनकी ज़रूरत से हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ऐसे डेवलपमेंट को क्या कहा जाता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इसी के लिए पूरे वर्ल्ड के थ्रू, पूरे वर्ल्ड के द्वारा कुछ स्टेप्स लिए गए थे, है ना। दुनिया में कुछ कंट्रीज हैं, सब ने मिलकर एक स्टेप लिए थे। तो मैं उन्हीं स्टेप्स के ऊपर अब मैं धीरे धीरे मूव करने जा रहा हूँ। जी हाँ, और वो स्टेप्स कौन कौन से हैं बेटा? आप अपनी बुक्स में देख रहे होंगे, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट। रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट है, इसके बारे में मैं आपको बोर्ड पे पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा कि इस अर्थ समिट में क्या हुआ था, क्या इसके ऑब्जेक्टिव थे। ठीक है, अभी फिलहाल तो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में नोट कर लीजिए जल्दी से। So guys, let us now move on to our next topic, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992। जैसा कि मैंने आपसे बात की कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए 1992 में एक मीटिंग होती है। और कहाँ पे? ब्राज़ील में रियो डी जेनेरियो प्लेस, जहाँ पे एक मीटिंग होती है, अर्थ समिट होती है। अर्थ समिट में मेनली क्या मोटिव रहता है? अर्थ समिट में इनका मोटिव ये रहता है बेटा, स्पेशली एक तो ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज, मतलब वर्ल्ड में जो कुछ भी चेंज आ रहा है दुनिया में, क्लाइमेट में, उसको लेके बहुत, एक तरह से हम ये कह सकते हैं, दुनिया में चिंता का विषय बना हुआ था ये काफ़ी, है ना। टेंशन का टॉपिक था ये, क्योंकि देखा गया था बेटा डिकेड्स में, मतलब 10 सालों के अंदर अंदर पूरे अर्थ का जो क्लाइमेट है वो समथिंग 1 डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री सेल्सियस इतना रेज होता था। तो ये चीज़ एक बेटा टेंशन का इशू था कि इतना टेम्परेचर इंक्रीज होना, ये हमारे लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था। तो इसलिए क्या हुआ, यहाँ पे ब्राज़ील में रियो डी जेनेरियो में 1992 में 100 कंट्रीज के जो हेड्स थे वो सब यहाँ पे मीटिंग के लिए इकट्ठे होते हैं। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं, देखिए, समिट वाज कन्वेंट फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, मतलब एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर डिस्कशन हुआ इनके साथ। ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए डिस्कशन हुआ कि सोसाइटी का किस तरह डेवलपमेंट किया जाए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था बेटा, रिसोर्सेज अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, मीन्स नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इसका मतलब क्या है कि कुछ लोगों के हाथ में रिसोर्सेज होते हैं और कुछ के हाथ में नहीं होते, कुछ रिच होते हैं और कुछ पुअर होते हैं। तो इससे सोसाइटी में क्या आता है बेटा, एक तरह से एक गैप क्रिएट हो जाता है रिच और पुअर के बीच में। तो मैं बात कर रहा हूं बेसिकली इसी गैप के बारे में। तो वर्ल्ड में इस गैप को लेके भी टेंशन थी, इसलिए दुनिया के सारे लीडर्स ने मिलके सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी अपना एक मेन मोटिव बनाया। और इस चीज़ के ऊपर बेटा अर्थ समिट में ब्राज़ील में जो हुई थी 1992 में, उस पर डिस्कशन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं बेटा। लीडर्स साइंड द डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज। इन्होंने जो कुछ भी ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज हो रहा था उसके ऊपर जो भी स्टेप्स लेने थे, मतलब जो भी आपको प्रिवेंशन स्टेप्स जो भी आप ले सकते थे, वो सब इन्होंने डिस्कस किए और उनके ऊपर साइन किया कि ये सारे कंट्रीज जो हैं ये इन स्टेप्स को फॉलो करेंगी। प्लस साथ में इन्होंने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो भी ये डाइवर्सिटी है फ्लोरा एंड फौना की, पेड़ पौधे, जंगली जीव जंतु जो भी हैं, वाइल्ड लाइफ जो भी हैं, इन सब की जो डाइवर्सिटी है इनको प्रोटेक्ट करने के लिए वर्ल्ड के लीडर्स ने मिलकर डिसीजन लिया। ठीक है, अब मैं इसमें अगर मैं बात कर लेता हूं, रियो कन्वेंशन एंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल एंड एडॉप्टेड एजेंडा 21। देखिए, रियो कन्वेंशन मतलब कि यहाँ पे जो कुछ भी मीटिंग में डिस्कशन
हुआ, जो डिसीजन निकला, जो रिजल्ट निकला, कंक्लूजन जो भी निकला, उस पर सारी कंट्रीज ने मिलकर साइन किया। ये चीज़ तो हमें क्लियर हो गई। प्लस सबने ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल को भी फॉलो करने की बात करी। मीन्स कि फॉरेस्ट को मैनेज करना है, फॉरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना है। ये भी एक बहुत बड़ा इशू बन गया था वर्ल्ड के सामने, इसलिए इस चीज़ के ऊपर भी वर्ल्ड के सारे लीडर्स एक साथ आते हुए दिखे। और इन्होंने बेटा एजेंडा 21 की अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में बात करूंगा कि एजेंडा 21 है क्या। बस एक इसके बारे में ऊपर से अगर आप जानना चाहें तो आप ये समझ सकते हैं कि 21st सेंचुरी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव करने के लिए इन लोगों ने साइन किया था एक एजेंडा पे, जिसको नाम दिया गया एजेंडा 21। आई होप आपको यहाँ तक की बात समझ आई होगी। नेक्स्ट हम मूव करेंगे अब अपने अगले टॉपिक पे, और ये आप जान चुके होंगे इस स्लाइड को देख के कि नेक्स्ट टॉपिक मेरा क्या है, एजेंडा 21। नेक्स्ट बेटा अपना अगला टॉपिक है एजेंडा 21। अब एजेंडा 21 की अगर मैं बात करता हूं तो एजेंडा 21 क्या है, देखिए अपनी आप बुक को भी अपने साथ रखिएगा पढ़ते टाइम। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जिनके बारे में मैं अब जिनको रीड करूंगा। देखो क्या है, एक्चुअली इट इज द डिक्लेरेशन साइंड बाय वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट। मतलब ये एक तरह से क्या था बेटा, डिक्लेरेशन था। डिक्लेरेशन क्या होता है, डिक्लेरेशन हम क्या कह सकते हैं कि जो सारी कंट्रीज ने मिलकर डिसाइड किया हो, सारी कंट्रीज ने मिलकर क्या किया हो, डिसाइड किया हो। ठीक है, तो ये क्या था, एक तरह का डिक्लेरेशन था जो वर्ल्ड लीडर्स ने साइन किया था। कब किया था बेटा, ये 1992 में, 1992 में साइन किया था एट यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस। ठीक है, कौन सी कॉन्फ्रेंस में किया था, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। मतलब एनवायरमेंटल डेवलपमेंट बोल सकते हो, एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट बोल सकते हो, वो तो ठीक है। एक तरह से बेटा ये क्या था कि यूनाइटेड नेशन में एक मीटिंग हुई थी एनवायरमेंट के डेवलपमेंट के बारे में, इसके ऊपर डिस्कशन हुआ, फाइनल रिजल्ट निकला और उस रिजल्ट पे सब लोगों ने साइन किया, जो भी वर्ल्ड के लीडर्स थे। तो इस रिजल्ट को नाम दिया गया क्या, एजेंडा 21। अब मेनली इस एजेंडा 21 में क्या था, देखो बुक में है आपके, इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मेनली एजेंडा 21 किस चीज के ऊपर एम कर रहा था, किस चीज के ऊपर टारगेट कर रहा था, इसका एम क्या था, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना। ठीक है, ये एजेंडा 21 का मेन टारगेट था। नेक्स्ट बात करता हूं, नेक्स्ट लाइन पे आइएगा, इट इज एन एजेंडा टू कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज। ये क्या था बेटा, ये एक तरह से एजेंडा था जो मेनली एनवायरमेंट को जो कुछ भी डैमेज हुआ है या फिर आगे आने वाले टाइम में होने वाला है, उस डैमेज से फाइट करने के लिए, कॉम्बैट करने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए हमने कुछ एजेंडा डिसाइड किए। एजेंडा मतलब होता है बेटा गोल जो हम सेट करते हैं, ठीक है ना, कुछ एम होता है जो हम सेट करते हैं कि हमें इन एजेंडाज को हमें अचीव करना है। ठीक है, तो क्या है बेटा, एक तरह से एजेंडा 21 क्या था, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए लिया गया था। ठीक है, एनवायरमेंटल डैमेज मतलब जो कुछ भी प्रकृति को नुकसान हुआ है उससे कॉम्बैट, उससे लड़ाई लड़ने के लिए लिया गया था स्टेप्स। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं, इसमें पॉवर्टी है, देश में ये भी एक इशू, बहुत बड़ा इशू था। और इसके अलावा एक तीसरे इशू की जो मैं बात कर रहा हूं वो है डिजीज, मतलब बीमारियां। जिस तरह अभी महामारी फैल रही है ना, कोरोना, ऐसे ही वर्ल्ड में कभी कोई इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो पूरा वर्ल्ड किस तरह एकजुट होकर उस प्रॉब्लम से फाइट करे। ये एजेंडा 21 में हमने कुछ बातें रखी। ठीक है, अब अगर इसमें मैं और आगे बात करता हूं तो आगे क्या लिखा हुआ है देखिए इसमें। हाँ, अब ये जो एजेंडा है बेटा, हम ये सब अचीव कैसे करेंगे, मेन मुद्दे की बात ये आती है कि इस एजेंडा को हम अचीव कैसे करेंगे। इसको अचीव करने के लिए आपकी बुक में एक मेन बात, बड़ी की पॉइंट जो लिखा हुआ है कि सारी कंट्रीज को क्या करना पड़ेगा बेटा, आपस में म्यूचुअल कोऑपरेशन रख के चलना होगा।
सारी कंट्रीज को आपस में एक साथ क्या रखना होगा, म्यूचुअल कोऑपरेशन रख के चलना होगा। और एक मेजर ऑब्जेक्टिव जो एजेंडा 21 का उस समय रखा गया था कि हर लेवल पर जो लोकल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट मीन्स कि हर कंट्री को अपने देश में स्टेप्स लेने होंगे। कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे इंडिया की हम बात करते हैं, इंडिया जो है यहाँ की जो गवर्नमेंट है इनको अपने पर्सनल लेवल पर मतलब लोकल लेवल पर इनको क्या करना होगा, स्टेप्स लेने होंगे, है ना, 21st सेंचुरी के इस एजेंडा को अचीव करने के लिए। ये इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव भी था कि वर्ल्ड लीडर्स ने सब ने इस चीज़ पे साइन किया कि हर कंट्री को अपने अपने पर्सनल लेवल पर भी खुद के कुछ एजेंडा सेट करने होंगे कि वो 21st सेंचुरी में किस तरह की चीज़ों को अचीव करना चाहते हैं। मतलब जो भी क्लाइमेटिक चेंज आ रहा है उसको रोकने के लिए किस तरह के स्टेप्स वो लेंगे। तो इस चीज़ को भी हर कंट्री को इंश्योर करना था कि क्लाइमेट में जो कुछ भी चेंज आ रहा है उससे किस तरह कम किया जाए। ठीक है, तो ये था सारा अपना क्या बेटा, एजेंडा 21 के बारे में। चलिए बेटा नेक्स्ट मूव करते हैं। अपना अगला टॉपिक है रिसोर्स प्लानिंग। तो रिसोर्स प्लानिंग बेसिकली होता क्या है और क्या ज़रूरत है हमें रिसोर्सेज के प्लानिंग की। देखिए प्लानिंग क्या होता है, एक तरह से बेटा प्लानिंग एक स्ट्रेटेजी है जिसमें आप क्या करते हैं, प्रायोरिटी बेसिस पे टारगेटेड पीपल्स तक, जो आपका टारगेट है आप उन तक कोई चीज़ पहुंचाते हैं, उसको हम बोलते हैं प्लानिंग। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कैसे हम इसको करते हैं। देखिए कि अभी का आप एग्जांपल लो, कोरोना का ये जो टाइम चल रहा है, अच्छा सोचोगे सर बार बार कोरोना पे आ जाते हैं, देखो है ना, क्या करें, इससे बढ़िया उदाहरण कहीं नहीं मिल रहा आज के समय में, है ना। तो कोरोना का ये जो टाइम चल रहा है बेटा, इस टाइम में आप एक चीज समझो, गवर्नमेंट ने सबसे पहले जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू किया था वो फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स के लिए किया था। मींस सबसे पहले प्रायोरिटी में किसको रखा, हेल्थ वर्कर्स को, क्योंकि भाई वो दिन रात काम कर रहे थे इस वायरस के साथ, वो लगे हुए थे, पूरा जूझ रहे थे पूरे समय में, तो सबसे पहले चांसेस उन्हीं के साथ बन सकते थे पॉजिटिव आने के, इसलिए गवर्नमेंट ने सबसे पहले उनको चुना। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने अदर जो वर्कर्स हैं गवर्नमेंट के, जो भी, उनको सिलेक्ट किया, 45+ वाले जो हैं उनको सिलेक्ट किया, देन आफ्टर 18+ वालों का नंबर आया। तो इस तरह का एक पूरा प्लानिंग के साथ गवर्नमेंट ने वर्क किया, है ना। अगर ये प्लानिंग नहीं होती तो क्या ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम कहीं जगह पे सक्सेसफुल हो पाता, नहीं हो पाता। बिना प्लानिंग के इस तरह के काम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो आप ये कैसे सोच सकते हो कि रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन विदाउट प्लानिंग सक्सेसफुल हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए देश के अंदर अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे स्टेट्स हैं और हर स्टेट की अपनी कैपेसिटी है, हर स्टेट का अपना पोटेंशियल है। सारे स्टेट्स में एक जैसे रिसोर्सेज नहीं मिलते। किसी स्टेट में अगर मैं बात करूं तो कोई सा रिसोर्स ज़्यादा है, किसी में कोई दूसरा रिसोर्स ज़्यादा है। एग्जाम्पल मैं लेता हूं बेटा, जैसे छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, इन जगहों पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे मिनरल डिपॉजिट ज़्यादा है। जो छोटा नागपुर प्लेट्यू वाला जो रीजन आ जाता है अपना, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, इन जगहों पे मिनरल डिपॉजिट ज़्यादा है। बट इसके अपोजिट अगर मैं बात करता हूँ राजस्थान की, अगर मैं बात करूँ तो राजस्थान में आपको विंड एनर्जी का पोटेंशियल अच्छा मिलेगा। मतलब यहाँ पे विंड को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन किया जाता है। और अगर मैं दूसरी तरफ में अरुणाचल प्रदेश की बात करूँ तो बेटा अरुणाचल प्रदेश में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन अच्छा होता है, वहाँ पे वाटर रिसोर्सेज अच्छे अवेलेबल हैं। और अगर मैं इन तीनों को छोड़ के मैं चला जाता हूँ अपनी गाड़ी लेके कहाँ, लद्दाख चला जाता हूँ, तो लद्दाख के अंदर ना तो मुझे वाटर रिसोर्सेज अच्छे मिलेंगे, ना मुझे मिनरल्स मिलेंगे, ना मुझे वहाँ पे विंड एनर्जी मिलेगी। तो फिर वहाँ पे क्या है बेटा, लद्दाख बेसिकली क्या है, जगह जहाँ पे रिसोर्सेज की कमी है, लेकिन वहाँ पे कल्चरल डाइवर्सिटी काफ़ी है, वहाँ पे कल्चर में बहुत विविधता है, बहुत डाइवर्सिटी है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बेटा स्टेट्स के अंदर एक तरह से इम्बैलेंस की सिचुएशन क्रिएट करती हैं। एक स्टेट के पास रिसोर्स ज़्यादा है, एक के पास रिसोर्स कम है, तो हम ये कह सकते हैं कि रिसोर्स जो स्टेट्स हैं अपने, उनके बीच में क्या हो जाएगा बेटा, एक गैप क्रिएट हो जाएगा। तो इस गैप को ख़त्म करने के लिए हमें बैलेंस डेवलपमेंट बनाने के लिए कंट्री के अंदर रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है।
अब रिसोर्स प्लानिंग होती कैसे है उसको पढ़ें, बट उससे पहले मैं आपसे ये बात कहूँगा कि आपके लिए ये नोट्स प्रिपेयर किए हैं स्लाइड में, आप इसको अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। देखिए, रिसोर्स प्लानिंग बेसिकली क्यों रिक्वायर्ड है? इट इज रिक्वायर्ड फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज का न्यायपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करने के लिए रिसोर्स प्लानिंग जरूरी है, एंड फॉर बैलेंस डेवलपमेंट, और कंट्री के बैलेंस डेवलपमेंट के लिए। ऐसा ना हो कि कोई एक रीजन ज्यादा डेवलप कर जाए और दूसरा रीजन कम, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल ये हैं, जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन जगहों पे मिनरल डिपॉजिट काफ़ी हैं, तो इसलिए ये जो रीजन्स हैं ये मिनरल रिसोर्सेज में रिच माने जाते हैं। दूसरी तरफ एग्जाम्पल लेता हूँ अरुणाचल प्रदेश का, यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज की फैसिलिटी बहुत अच्छी है। राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे विंड है एक तरह से, जो कि एनर्जी प्रोडक्शन में बहुत कारगर सिद्ध हुई है, बहुत काम आती है। लद्दाख की बात करता हूँ बेटा, लद्दाख के अंदर बेसिकली रिसोर्सेज की कमी है, बट वहाँ पे कल्चरल डाइवर्सिटी काफ़ी देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपके बेटा एनसीईआरटी से ही पिक किए गए हैं, आप बुक से इनको मैच करिए, बुक से पढ़िए, चाहे यहाँ से पढ़िए, आपको एक ही बात मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मैं बात करूँगा यहाँ पे कि रिसोर्स प्लानिंग किस तरह की जाती है। ये तो हमने देख लिया कि भाई क्यों की जाती है, अब मैं बात कर लेता हूँ कि रिसोर्स प्लानिंग होती कैसे है, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब है नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, ठीक है। और ये आपके सामने इसके नोट्स पूरे कंप्लीट मैंने लिख दिए पहले से ही, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, रिसोर्स प्लानिंग इस तरह नहीं होती है सिंपली कि मतलब सुबह सुबह मतलब उठे और आँख मसलते हुए बोले कि भाई प्लानिंग करनी है, रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करना है और चल दिए रिसोर्स प्लानिंग करने। नहीं, यहाँ पे मैदान फतेह नहीं कर पाओगे आप। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इन 3 स्टेप्स को फॉलो करना होगा, ठीक है। ये 3 स्टेप्स क्या कहते हैं हमसे, 3 स्टेप्स बोलते हैं। पहला स्टेप हमसे बोलता है, देखिए, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री, मतलब कि पहले ये पता तो लगाओ कि आपके पास रिसोर्सेज है कि नहीं। भाई डिस्ट्रीब्यूट करने तो चल दिए, लेकिन अगर होंगे ही नहीं तो डिस्ट्रीब्यूट किसको करोगे। तो पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है या नहीं है, और अगर अवेलेबल है तो कहाँ पे अवेलेबल है। इनकी आपको सर्वेइंग मैपिंग करनी होगी, इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में आपको एस्टिमेशन लगाना पड़ेगा कि कितना रिसोर्सेज अवेलेबल है, किस क्वालिटी के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं हमारे पास, उसी अकॉर्डिंग आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। आपको पता ही नहीं होगा अगर कि डब्बे में कितना अचार है, तो आप घर में कितना बांटोगे, नहीं पता होगा ना। तो इसलिए पहले आपको बेटा पता लगाना पड़ेगा इसके लिए कि रिसोर्सेज कितनी क्वालिटी कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, और इनको आपको मैप पे लोकेट करना होगा, ठीक है। सेकंड स्टेप आता है अपना इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर। अब इन रिसोर्सेज को निकालने के लिए आपको एक स्ट्रक्चर तैयार करना होगा, और इस स्ट्रक्चर के अंदर बेसिकली क्या आएंगी, 3 चीजें आएंगी, टेक्नोलॉजी, स्किल और इंस्टीट्यूशंस। इन्हीं की मदद से आप रिसोर्सेज को निकाल सकते हो। बिना टेक्नोलॉजी के रिसोर्सेज नहीं निकल सकते। जो इंसान रिसोर्स निकालने जाएगा उसके अंदर स्किल भी होनी चाहिए, प्लस एक इंस्टीट्यूशन ये काम करे तो ज़्यादा बेटर है। मतलब अगर आप सोचो, आप अभी 10th बोर्ड आपने दिया नहीं है, भरोसा नहीं, क्या पता अगले साल प्रमोट हो जाओ, और आप अकेले जा रहे हो रिसोर्स निकालने, सोचो कितनी बड़ी बात हो जाएगी, है ना। तो इसमें क्या होता है, अकेले इंसान को बहुत सारा पैसा लगता है रिसोर्सेज निकालने में बेटा। जो रिसोर्स मैं 100 सालों में निकालूंगा ना, वो कोई इंस्टीट्यूशन साल भर के अंदर निकाल के रख देगा। तो एक चीज़ समझो कि रिसोर्स को अगर आपको निकालना है, यूज़ करना है, कंज्यूम करना है, उसके लिए आपको पहले प्लानिंग स्ट्रक्चर तैयार करना होगा, जिसमें आपके पास टेक्नोलॉजी, स्किल और इंस्टीट्यूशंस, ये तीनों सही तरीके से होने चाहिए। लास्ट में बात करता हूँ बेटा कि जब आप रिसोर्सेज को यूज़ करोगे तो रिसोर्सेज से हम कुछ और रिसोर्सेज बना सकते हैं। जो रॉ मटेरियल्स हम निकालेंगे उनसे हम और कुछ रिसोर्सेज बना सकते हैं। तो हमारे पास एक प्लान होना चाहिए, रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान, कि रिसोर्सेज का डेवलपमेंट किस तरह किया जाए। तो हम अपने रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ मैच करेंगे। मतलब कि हम जो रिसोर्सेज निकाल रहे हैं उनसे देश का कितना डेवलपमेंट होगा, ये चीज़ भी हमें देखनी है, ठीक है। ऐसे रिसोर्सेज को हमें यूज़ नहीं करना है जिससे कंट्री का नुकसान हो। हमें ऐसे रिसोर्सेज को
एक्सकेवेट करना है, निकालना है, जिससे नेशन में भी डेवलपमेंट हो। तो बेसिकली आपको ये 3 स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने होंगे रिसोर्स प्लानिंग में, ठीक है, नोट कर लीजिए इनको। नेक्स्ट फिर आगे बात करते हैं। तो बेटा नेक्स्ट स्टेप मैं बात करता हूं, देखिए प्लानिंग की अगर मैं बात करूं तो प्लानिंग में एक और बात आ जाती है कि रिसोर्सेज का होना। आप एक बात समझना, मैं क्या कह रहा हूं कि किसी रीजन में रिसोर्सेज का होना क्या उस रीजन के डेवलपमेंट को शो कर सकता है क्या? आप एक चीज समझो, बात मैं वापस रिपीट करता हूं इस चीज को, है ना। किसी रीजन में मान लो मैं कोई पर्टिकुलर प्लेस लेता हूं और मैं उस प्लेस पे मैं क्या बोलता हूं बेटा, उस प्लेस पे बहुत सारे रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो रीजन डेवलप करेगा, उस रीजन का डेवलपमेंट होगा? यस और नो में जवाब दो थोड़ा सा, है ना। यहाँ पे फिर से अपना कंफ्यूजिंग वाला साइन बना दूंगा मैं। कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है ना, कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, देखो सीधी सी बात है, किसी रीजन में रिसोर्सेज होते हैं तो इसका मतलब उस रीजन का डेवलपमेंट होता है ना, ऐसा हम मानते हैं, बट ऐसा नहीं होता एक्चुअल में, ठीक है। रिसोर्सेज का अवेलेबल होना ही डेवलपमेंट को शो नहीं करता। रिसोर्सेज के साथ साथ उस जगह पे क्या होना चाहिए, उस जगह पे टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए बेटा, उस जगह पे इंस्टीट्यूशंस भी होने चाहिए, ठीक है। बिना टेक्नोलॉजी, बिना इंस्टीट्यूशंस के आप रिसोर्सेज को यूज कैसे करोगे? बड़ी बात तो ये है। तो बेसिकली रिसोर्सेज होना केवल काफी नहीं है, इट इज नॉट सफिशिएंट, ठीक है। आपके पास क्या होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस भी होनी चाहिए, तब जाके हम बोलेंगे कि किसी रीजन का क्या होगा बेटा, डेवलपमेंट होगा। ये बात क्लियर हुई मेरी, ठीक है। तो अगर हम इंडिया की बात करते हैं ना इस रिस्पेक्ट में, इंडिया में आप देखो बेटा, एक समय था जब ब्रिटिशर्स नहीं थे इंडिया में, ना हमारे पास में रिसोर्सेज अवेलेबल थे, बट हम उनका यूज नहीं कर रहे थे सही तरीके से, ठीक है। अब हुआ क्या, ब्रिटिशर्स आए तो जो कॉलोनियल कंट्रीज थी, जो स्ट्रॉन्गर कंट्रीज थी, उनका एक तरह से ऐसा मानना था कि हम जब कॉलोनाइजेशन करते हैं, जब हम वीकर कंट्रीज को अपने कब्जे में लेते हैं, जब हम कैप्चर करते हैं, तो बेसिकली ये स्ट्रॉन्गर कंट्रीज क्या करती हैं, ये वीकर कंट्रीज जो होती है ना, वहां पे क्या करती हैं, रिसोर्सेज को यूज करती हैं। जैसे इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स जब आए थे तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया में जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल थे उनको यूज करना शुरू किया, है ना। देखिए हमारे पास रिसोर्सेज तो काफी सारे अवेलेबल थे, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, ब्रिटिशर्स के आने के बाद इन रिसोर्सेज का यूज ज्यादा से ज्यादा होने लगा, ठीक है। मैं जैसे यहाँ पे बात करता हूँ बेटा, ब्रिटिशर्स जब आए थे तो ऐसा क्या हुआ कि इन रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूज होने लगा। ऐसा इंडिया के अंदर क्या हुआ, बेसिकली बेटा ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ हमें मतलब क्या प्रोवाइड करवाया, हमें टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड कराए। तो इन्हीं के बेसिस पे हमने रिसोर्सेज को यूज किया और धीरे धीरे क्या हुआ, कंट्री का डेवलपमेंट शुरू हुआ, ठीक है। तो ये चीज एक बेसिक आपको समझनी चाहिए कि रिसोर्स प्लानिंग में हमें केवल रिसोर्सेज के होने से ही काम नहीं चलता, रिसोर्सेज के साथ टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस का होना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहूँगा इसमें। तो इंटरेस्टिंग बात आपके लिए ये है कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्या, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। बट जैसा कि हम आपसे वादा करते हैं कि हम अपने हर वीडियो में कोई ना कोई सस्पेंस बरकरार रखेंगे, तो इस वीडियो में आपके लिए सस्पेंस क्या है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। वैसे आप खुद भी पढ़ सकते हैं बुक से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट हम हमारे अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे। तो अगर आपको कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज देखना है तो जैसा आप टीवी में देखते हैं बेटा, कभी कभी सीरियल आ रहा होता है ना, और सीरियल में कोई मतलब किसी के ऊपर हाथ उठाने वाला होता है, तो उसी समय तुरंत आ जाता है नीचे क्या लिखा हुआ आ जाता है, टू बी कंटिन्यूड। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, और वो टॉपिक मैं आपको पहले ही बता चुका हूं क्या है, ठीक है। थोड़ा बहुत आप भी लॉजिक लगाइएगा कि रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व किया जाता है अपने पर्सनल लेवल पे।
बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, खुद सोचो कि रिसोर्सेज को कैसे बचाया जाए। ठीक है, ये जो है ना, इसको थोड़ा सा घिसो, ठीक है, नहीं तो जंग लग जाएगी। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और स्पेशली क्लास 10th के बच्चे बोर्ड की प्रिपरेशन को जारी रखें जो नेक्स्ट ईयर बोर्ड देने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच।